कि जो जो मुल्क की मुआशी तरक्की की रफ्तार तेज़ हो रही है, अपोजिशन की रफ्तार आहिस्ता आहिस्ता होते हैं बिल्कुल ब्रेक ही लग गई है। अभी तो समझ ही नहीं आ रही अपोजिशन को कि इनका लीडर कौन है। इनको ये लग रहा है कि इनका ये बयानिया आना ज़रूरी है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा। अभी से एक प्लानिंग के तहत ये इंप्रेशन दिया जाता है कि अगला इलेक्शन जो है वो रिग्ड होगा, क्योंकि नज़र आ रहा है कि अगले 5 साल फिर इमरान खान के। अभी से कहना शुरू कर दिया अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, अगला इलेक्शन रिग्ड होगा। हम कह रहे हैं भाई, बजाय इसके कि आप ये कहें कि अगला इलेक्शन रिग्ड होगा, आइए हमारे साथ बैठिए, बात करिए। नंबर 1, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आए, और अगर आपको हमारे रिफॉर्म्स पसंद नहीं, आप अपने रिफॉर्म्स दें, हम उनके ऊपर बातचीत करेंगे। नंबर 2, जुडिशल रिफॉर्म्स। अदालती निज़ाम में जजेस की अपॉइंटमेंट एक ऐसा काम है जिसके ऊपर हुकूमत और अपोजिशन को बैठना चाहिए। मैं जब हैरान हो जाता हूँ जब मैं तकरीरें सुनता हूँ बिलावल साहब की और मरियम बीबी की कि 30-30 साल हुकूमत की इनके ख़ानदानों ने, आज तक इन्होंने हमें ये नहीं बताया किसी तकरीर में कि हम क्या करेंगे जो मुख्तलिफ होगा हमारे अब तक की हुकूमत से। और ये गलत फहमी है कि इमरान खान की ज़ात को आप निशाना बनाएंगे तो उससे आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी। हकीकत ये है कि इमरान खान की ज़ात को आप जितना निशाना बनाएंगे इतना ही इमरान खान पॉपुलर होगा, इतना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूँ दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे अयाज खान साहब, आमिर इलियास राना साहब, फैसल हुसैन साहब, ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब और मोहम्मद इलियास साहब। बढ़ते हैं पहले बड़े सवाल की तरफ, और आज हम सबसे पहले बात करेंगे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की। तो इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल पर अपोजिशन के खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात बरकरार हैं, लेकिन गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़ शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। इलेक्शन कमीशन ने बिल की 13 तरमीम को आइन के मुतसादम करार दिया है, जिस पर आज वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इलेक्शन कमीशन को आड़े हाथों लिया। 2 टोक अल्फाज में उन्होंने ये पैगाम दिया है कि इलेक्शन कमीशन का काम सियासत करना नहीं है, इलेक्शन कराने का तरीक़ाकार गवर्नमेंट ने तय करना है। पार्लियामेंट जो भी कानून साजी करेगी, इलेक्शन कमीशन उस पर अमल दरामद कराने का पाबंद है, और आइन से मुतसादिम कवानीन पर फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा। इंतखाबी एक्ट तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर हो चुका है। गवर्नमेंट ने बिल को सेनेट में पेश करना है, और इस हवाले से गवर्नमेंट का ये फैसला सामने आ रहा है कि सेनेट में इंतखाबी इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करने के लिए अपोजिशन से रब्ता किया जाएगा। ताहम अपोजिशन इंतखाबी कानून साजी को हर सतह पर चैलेंज करने का ऐलान कर चुकी है, और इस हवाले से शहबाज शरीफ की तजवीज़ करदा APC की तैयारियां भी इस वक्त की जा रही हैं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और ANP ने भी APC में शिरकत की हामी भर ली है, और APC जुलाई के पहले हफ्ते बुलाए जाने का भी इम्कान है। इसी मुनासिबत से एक्सपर्ट्स के लिए पहला और बड़ा सवाल है। आमिर साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँ। सवाल ये है, आपके ख्याल में क्या हुकूमत इंतखाबी इस्लाहात नाफिज कर पाएगी? हुकूमत का तो पक्का इरादा है कि वो इंतखाबी इस्लाहात जिस तरह उन्होंने कानून साजी की है कौमी असम्बली में, उसी तरह सेनेट में किसी भी दिन किसी भी तरीके से हिज़्ब इख्तिलाफ वाकआउट करे और वो इसको पास करा लें ताकि वो काम हो जाए। अब इसमें 2 चीज़ें अहम हैं जो आपका सवाल है, लेकिन उससे पहले अभी हमारे यहाँ ख़बर चल रही थी कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ इलाही की 1-to-1 मुलाकात हुई। तो इसको आप इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्शन के हवाले से बड़ी अहम बात समझें कि जो इलेक्शन कराने वाले हैं, जो इलेक्शन की इस गेम सेट करते हैं, तंजीम साजी करते हैं, वो पंजाब, जनूबी पंजाब और काफ लीग और पीपल्स पार्टी, इन सब की एक सेटिंग कराने में है, जो काफ़ी अर्सा पहले हमने कही थी कि जैसे वो PDM से निकले थे। तो ये अब एक नई अलाइनमेंट की सूरत हाल इस तरह नज़र आई है कि आसिफ अली जरदारी और परवेज़ इलाही की मुलाकात हो रही है। तो इसको आप बिल्कुल जहन में रखें, पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन जहन में रखिएगा। और फिर अब हम आ जाते हैं वापस जो फवाद चौधरी साहब इरशादात फरमा रहे थे। ज़ाहिर है उनका निशाना बराह रास्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान थे, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर कोई ब्यूरोक्रेट इलेक्शन कमीशन से अपनी सियासी जमात बनाना चाहता है तो वो बना ले। मेरा ख्याल है कि इनको फिर दोबारा अपने इस रवैये पर नज़रसानी करनी चाहिए। बिल्कुल पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसमें ना कोई शक है और ना कोई क्वेश्चन है, लेकिन जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनका इदारा पार्लियामेंट की ही स्टैंडिंग कमेटी को एक ख़त लिखता है कि आप मेहरबानी फरमा के जब कानून साजी करने लगें तो ये पॉइंट्स देख लीजिए। और उन्होंने क्या बुरा कहा, उन्होंने सिर्फ ये कहा कि आर्टिकल 222 होते हुए 222 होते हुए आप अंडरमाइन कानून साजी से आइन साजी को नहीं कर सकते। यानी या तो आप आइन बदल दें जहाँ पे इंतखाबी फहरिस्तें हों, या इलेक्शन कराने में तमाम तर इख्तियारात आइन देता है सुप्रीम कोर्ट इसको, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को,
जैसे इलेक्शन कमीशन इरादा रखता है, बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर वो आइन से मुतसादिम कानून साजी पार्लियामेंट करती है तो चाहे वो बार एसोसिएशन करे, हिज़्ब इख्तिलाफ करे, चाहे वो APC करे या कोर्ट में जाए, इलेक्शन कमीशन अपना किरदार अदा करेगा। जैसे उसने पंजाब के बल्दियाती इदारों को तोड़ने पे मौक़िफ़ अपनाया था कि ये गलत तोड़े गए, और सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इस बात को ठीक माना कि पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी काम किया। तो ये बात अब क्लियर है, और इसीलिए ये जो बात कर रहे हैं। हाँ, दूसरी बात जो फवाद चौधरी ने की और आपने सुनाई अभी कि जुडिशल इस्लाहात इस मुल्क की सबसे अहम ज़रूरत है। देखिए, किसी भी इदारे को अपने बारे में खुद फैसले नहीं करने चाहिए। ये हमारे जो आइन की मंशा है, आइन साजों की 1973 से लेकर और 18वीं तरमीम तक जो कुछ भी हुआ। अब ये बताएं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और हाई कोर्ट से रिस्पेक्टिव के चीफ जस्टिस एक लिस्ट देते हैं कि जी ये हमने जजेस बनाने हैं, उनके ऊपर कोई चेक नहीं है, और ये पार्लियामेंट ने ले लिया था 18वीं तरमीम में, लेकिन यूसुफ रजा गिलानी डर गए। 19वीं तरमीम इफ्तिखार चौधरी साहब की उस वक्त की बढ़त के मुकाबले में करा के और ये इख्तियार वापस उसको दे दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी फैसला करेगी वो हतमी होगी, और बस पार्लिमानी कमेटी एक लूला लंगड़ा सा निज़ाम लेगी और वो अप्रूव करने पर मजबूर होगी। बिल्कुल नहीं, अमेरिका की तरह और दूसरे सिविलाइज्ड होने चाहिए कि जिन लोगों के नाम जजों पे आए, लोग राय दें कि जी ये वकील होते वक्त कितना बदनुमान था, ये कितना ईमानदार था, और वो जुडिशरी से लोअर से आ रहा है तो उसके खिलाफ कितनी दरखास्तें। क्योंकि जब तक आप ये सिस्टम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर नहीं करेंगे तो जो जजेस पाकिस्तान के अंदर हर इदारे पे सवाल करने में हक बजानिब हैं, तो लोगों को भी उन जजों के जज बनने से पहले अपनी राय पब्लिक करने का इख्तियार होना चाहिए कि जो साहब जज होने के लिए नामजद हो रहे हैं, इनके क्रेडेंशियल्स ये थे, ये बतौर वकील इतनी जगह बेईमानियां कर चुके थे, इतनी जगह बतौर जज ये पैसे ले चुके थे और दरखास्तें दी गई थी, ताकि हमारे अदलिया में भी तमाम तर शफाफियत आ सके और कोई फर्द वाहिद फैसले ना करे। सही जी, आया सब। चलें आप अपनी टर्न में फैसल से कहें कि चलें इस पे जरा चलें। नहीं, फैसल साहब, अब अयाज साहब ने अपनी टर्न आपको दे दी, वो तैयारी कर लेने दें। चलिए फैसल साहब आप कंप्लीट करें, माहौल बन जाएगा इस वक्त। वो आमिर साहब के तज्जिया का जो है ना, वो अगर आप तशरीह करें तो ये है कि मीठा मीठा हबब, कड़वा कड़वा थू थू। जहाँ इलेक्शन के मसाइल हैं वो तो आप तरमीम नहीं कर सकते, लेकिन जजेस की वजह से बड़ी मुश्किलात होती है। इसमें आपने जो है ना फौरन ये काम करना है कि जजेस से ये है ना आप इख्तियार ले लें और हुकूमतों को ये इख्तियार दे दें। वाह वाह, क्या आमिर भाई इस तस्दीर पे तो आपको जो है ना वो ये, वैसे मैंने कहीं हुकूमत नहीं कहा, ये आपकी अपनी ज़हनी इख्तरा है। मसला ये है कि बंद दिमाग सोच सकता ही नहीं, असूल की बात है ये। सुन ले फिर बाद में फिर छिछोरापन शुरू किया ना, सुन ले आप। अच्छा अब देखें, ये जो मैं तो चाय पी रहा हूँ यार, आपका एंजॉय कर रहा हूँ। जी बड़ी मेहरबानी आपकी, हम सब एंजॉय करते हैं आपको। देखें ये इस पे जो इस मौक़िफ़, इस हवाले से जो वोटिंग के हवाले से और नए इंतखाबी तरीक़ेकार के हवाले से जो हुकूमत का, मैं सब कुछ भूल जाऊंगा आमिर भाई, लेकिन आपको याद रखूंगा इस हवाले से। बेफिक्र रहिएगा, वो कभी नहीं भूलूंगा आपको। नहीं, आप बेफिक्र, ये जो इलेक्शन के भूल सकते ही नहीं। चलिए आमिर साहब प्लीज आप उनको कंप्लीट करने दें, वक्त आज थोड़ा कम है जी। नहीं, वो बेचारा भूल जाता है, मैं थोड़ा सा पास देके टाइम दिलाता हूँ कि याद। नहीं, आपको याद रखता हूँ। अहम बात ये कि आपको याद रखता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए इलेक्शन के तरीक़ेकार के हवाले से जो हुकूमत का जो मौक़िफ़ है ना, वो बिल्कुल जो है दुरुस्त है कि इलेक्शन कमीशन के पास तो बहरहाल ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो ये तय करे कि इलेक्शन कैसे होंगे और कैसे नहीं होंगे। अगर जैसे अभी आमिर साहब कह रहे थे कि माजी में भी इलेक्शन कमीशन जो है मुख्तलिफ फैसले दे चुका है पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, हुकूमतों के हवाले से, तो उसने आइन और कानून में रहते हुए दिए थे। उसने कोई नया आइन और कानून नहीं बनाया था कि ये इख्तियार तो जिसके पास है, इख्तियार जो है उन्हीं के पास रहना चाहिए। इस वक्त इशू क्या आ रहा है? इशू ये आ रहा है कि हुकूमत जो है वो ताकत के जोर पे जो है वो ये तब्दीली करना चाहती है आइनी तरीक़ेकार में, और नई जो इंतखाबी इस्लाहत करना चाहती है, ना हुकूमत की तरफ से, ना अवाम की, ना अपोजिशन की तरफ से। ये जो मशीन की बात हो रही है, मशीन की वोटिंग की बात हो रही है, इस पे कोई टेक्निकल ब्रीफिंग नहीं दी जा रही। हुकूमत भी जो है वो एक आम आदमी को ये नहीं समझा रही कि ये मशीन जो होगी इसमें वोट डालने का तरीक़ेकार क्या होगा,
इस मशीन के जरिए वोट की शफाफियत को और इंतखाबी अमल की शफाफियत को जो है वो किस तरह बरकरार रखने को यकीनी बनाया जाएगा, और क्या इसकी जो कनेक्टिविटी है, जो माजी में जो कहा जाता था कि मुख्तलिफ सिस्टमों के जरिए जो है मुख्तलिफ इदारे और मुख्तलिफ अफराद जो इंतखाबी अमल पे, इंतखाबी नताइज पे असरअंदाज हो सकते हैं, उसको रोकने के लिए जो है इसमें क्या तरीक़ेकार होगा। देखिए, ये मशीन की बात की जा रही है, इसमें तो डिजिटल जो मशीन है, एक तो इसकी इंटरनेट से कनेक्टिविटी नहीं होगी, दूसरा जब इसमें आप वोट डालेंगे तो सिर्फ डिजिटल वोटिंग नहीं होगी, उसके बाद जिस निशान पे आप लगाएंगे वो एक प्रिंट आउट की शक्ल में बाहर आएगा, तो उसको वोट गिनने का जो इख्तियार है वो मौजूद होगा। इसी तरह अपोजिशन है, वो मशीन के हवाले से ब्रीफिंग नहीं दे रही कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इससे किस तरीके से धांधली हो सकती है। दोनों को जो है वो टेक्निकल ब्रीफिंग देनी चाहिए और एक आम आदमी को समझाना चाहिए कि वाकई इसमें क्या पहलू। सही है जी अयाज साहब। जी एक मिनट अयाज साहब, छोटी सी बात बड़ी जरूरी है। वो फैसल का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है, ये पिछले हफ्ते फरमा रहे थे कि जी कि सेनेट के इलेक्शन में तो लोग वोट नहीं ठीक डाल सकते, तो आम आदमी इलेक्ट्रॉनिक मशीन से वोट कैसे डालेगा? आज ये समझ अभी भी ये बात बस मैंने यही कहना था। अभी भी मैं कह रहा हूँ। अच्छा, इस्लाहात तो ज़ाहिर है बहुत सी नागुज़ीर हैं और इलेक्शन तो हमारे सामने है, क्योंकि आज तक मैंने तो नहीं देखा अपनी होश में कि एक हारने वाली पार्टी ने मान लिया हो कि जी हाँ हम ठीक हार गए हैं, क्योंकि हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है कि धांधली हो गई। और बहुत सी जगहों पे जीतने वाली पार्टी भी कहीं जहाँ हारी होती है वहाँ यही इल्ज़ाम होता है कि जी वहाँ हमें हरा दिया गया। तो इसलिए ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात वही है, गवर्नमेंट ने चूँकि ये गैर रवायती गवर्नमेंट है, रवायती गवर्नमेंट नहीं है, इसलिए ये तरीके भी गैर रवायती अपनाना चाह रही होती है इस तरह के काम करने। अदलिया की इस्लाहात बिल्कुल बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि कुछ मुआशरे ऐसे होते हैं, जैसे अमेरिका में आप देखें कुछ स्टेट्स में इलेक्टेड जजेस होते हैं कि जजों का इलेक्शन होता है और वो इलेक्ट होके आते हैं, इसके बावजूद वो इंसाफ कर रहे होते हैं। यहाँ मसाइल ये हैं कि हमें नज़र आ रहा होता है कि एक हाई कोर्ट के जजेस की इंक्लाइंड किसी खास तरफ होंगे, एक पॉलिटिकल पार्टी की तरफ होंगे, दूसरे में चले जाएंगे तो दूसरी तरफ होंगे, तो इसलिए उनको अपनी मर्जी का इंसाफ भी मिल रहा होता है, क्योंकि वो भर्ती कराए हुए हैं जजेस अपने, माजरत के साथ अगर तौहीन अदालत मुझ पे ना लगे, ये चीज़ें हमारे सामने हैं। तो इस्लाहात तो इलेक्शन के हवाले से भी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, और मेरा ख्याल है कि ऑपोजिशन को भी थोड़ा सा एक कदम पीछे हट के वो APC कर लें, उसके बाद कहीं बैठ के पार्लियामेंट में ये मसाइल हल करने चाहिए। और ये बात बिल्कुल ठीक है फवाद चौधरी की कि फैसला पार्लियामेंट ने करना है, हुकूमत भी नहीं, बल्कि मैं कहूँगा पार्लियामेंट ने करना है, और पार्लियामेंट अगर कोई कानून बना देती है तो फिर इलेक्शन कमीशन को मानना पड़ेगा। ब्रिगेडियर साहब देखें दुआ, ये तो एक हकीकत है कि हमेशा जब हम इतना एतराज़ करते हैं कि कभी बात करते हैं कि जाली वोट हैं, कभी ठप्पे लग रहे हैं, एक अगर गवर्नमेंट पॉजिटिव बात कर रही है, द ओनली थिंग इस केस को एनालिसिस अच्छा करें, और इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है इसके अंदर इंटरफेयर करने का। जब कानून साजी हो जाती है, अवाम के नुमाइंदे कानून बना देते हैं, फिर उसके जो रूल्स सारे जाते हैं इलेक्शन कमीशन को, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर आ जाती है कि ट्रांसपेरेंट, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना, कानून के दायरे में रहते हुए, ये उनका काम है। नंबर 3 बात है कि देखें, ये गवर्नमेंट को ये ज़रूर अभी भी चाहिए कि जो भी उन्होंने अपने पॉइंट्स बनाए हैं, जो उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन बनाई हैं, वो ज़रूर अपोजिशन को दें, और उनके साथ फिर पार्लियामेंट्री कमेटी बना दें, वहाँ डिस्कशन करें, फिर इसको जितना भी थ्रेशोल्ड करना है डिबेट को इसमें पार्लियामेंट में वो ज़रूर करें, और उसके बाद फाइनलाइज करें, क्योंकि 2 साल लगेंगे इनको इसको मैच्योर करने के लिए भी। अभी जो भी बाई इलेक्शन होते हैं मेरे ख्याल में उसको इस मशीन को ट्राई करना चाहिए, और आवाम को बताएं, आगाही लेकर आए TV के ऊपर कि कैसे इस्तेमाल करना है, इसका इस्तेमाल कैसे होगा, कितना फूल प्रूफ होगा, कितना आवाम को फ़ायदा होगा कि वो अपने नुमाइंदे जो हकीकत में लाना चाहते हैं वो आएंगे और धांधली से नहीं आएंगे। ये तो एक बहुत अहम बात है, इसमें मेरे नहीं ख्याल कि किसी की दो राय होनी चाहिए। हाँ, इसकी मोडेलिटीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स की, कि वो उनमें क्या और उनके क्या होंगे, ख़राब होंगे, क्या सिस्टम होगा, ये करना चाहिए। जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए लेट मी टेल यू कि ये एक नहायत सबसे मुल्क को जो चलाने के लिए जरूरी है वो है जुडिशल रिफॉर्म्स। चर्चिल ने, अगर हम सबको पता ही होगा कि जब वहाँ पर बमबारी होती है इंग्लैंड में, तो उसने कहा था आर कोर्ट्स आर फंक्शनिंग, पीपल सेड यस, कहते नथिंग विल हैपन टू इंग्लैंड। सो देखें, अभी सिस्टम पुरानी की आप मर्जी के वकील, नलायक वकील, पॉलिटिकल एफिलिएशन वाले वकीलों को आप ले आते हैं जो लिखना भी नहीं आता, तो ये क्या आपको डिलीवर करेंगे और आवाम की क्या खिदमत करेंगे?
हमारे लिए होना चाहिए कि आप फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू लॉ ग्रेजुएट्स, पढ़े लिखे, एजुकेटेड, उनको आप वहाँ पर उनके टेस्ट लें, लॉ के रिलेटेड इंटरव्यू करें, टफ किस्म के इनको एडिशनल सेशन लेकर आए, ठीक है, और फिर ये बने। आई थिंक ये अगर हम कर लेंगे ये बहुत बड़ी खिदमत होगी, लेकिन हमारी जुडिशरी, हमारे वकला इसमें आपको नहीं करने देंगे। सही हो गया जी। इलियास साहब, देखिए ये जो इलेक्शन के इस्लाहात हैं, इसमें गवर्नमेंट को चाहिए कि इलेक्शन कमीशन को साथ लेके, बजाय आपस में जो खींचातानी जारी है, एक दूसरे पर बयानबाजी जारी है, इस तरह नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इसको चलने के लिए इलेक्शन कमीशन को लेके, इंडिपेंडेंट इदारा है उसको लेके चलना चाहिए कि वो तरीक़ाकार वाज़ह करें कि इसमें शफाफियत होगी, इसमें क्या तरीक़ाकार होगा, फिर वो एक तरीके के ज़रिए लोगों को एजुकेट करें, अपोजिशन के साथ मुज़ाकरात करें, उनको बैठ के समझाएं, उनको ब्रीफिंग दें कि जी ये तरीका होगा, इसमें कम होगा कि धांधली का चांस नहीं होगा, जो भी है तरीक़ाकार। अपोजिशन को भी चाहिए कि समझना, और इस चीज़ को करने से इस्लाहात बड़ी ज़रूरी है इलेक्शन में, क्योंकि हर साल देखें इलेक्शन में जब भी इलेक्शन होता है फिर धांधली के लग जाते हैं कि जी इतने हल्के खोले जाएं, ये टाइम ज़ाया होता है। तो ये जो तरीक़ाकार है कि अगर साफ़ व शफाफ तरीक़ाकार है, एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आ रही हैं, तो वो उसको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स को लेके आगे चलना चाहिए। हमें दुनिया भर में होता है तो इधर पाकिस्तान में क्यों नहीं हो सकता? तो इसके लिए तरीक़ाकार यही है कि आपस में बैठ के पार्लियामेंट में बहस की जाए इस पर। अगर जितनी भी इसमें देखें, इसमें बातचीत की जाए कि धांधली के चांसेस नहीं है, जो तरीक़ाकार है, बजाय कि ये क्या, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ बातें ही हो रही हैं। बातें होने के लिए तरीके को समझना पड़ेगा कि इसमें सारी एक एक चीज़ के बताना पड़ेगा कि इसमें किस तरह वोटिंग की जाएगी, तमाम शोबों को। अगर नहीं बताएंगे तो ये इसी तरह लड़ते रहेंगे और टाइम गुजर जाएगा। ठीक हो गया जी। बहरहाल जी, मिल बैठकर ऑपोजिशन गवर्नमेंट में ज़ाहिर इंतखाबी इस्लाहात की ज़रूरत तो है, मिल बैठकर कोई मामले को हल किया जा सकता है। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। वैक्सीन बहरान से मुतालिक हमारा सवाल होगा, क्या डोज में वक्फा बढ़ाना मसले का हल है? राय लेंगे ब्रेक के बाद। नाज़रीन, मुल्क भर में कोरोना वायरस के फैलाव में गैर मामूली कमी देखने में आ रही है। मस्बत केसेस गुज़श्ता 8 माह की कम तरीन सतह पर पहुँच गए हैं, लेकिन मुल्क में कोरोना वैक्सीन का बहरान बढ़ रहा है। NCOC ने वैक्सीन की किल्लत का एतराफ़ करते हुए वैक्सीन की दूसरी डोज के लिए हिकमत अमली को तब्दील किया है। ज़राए के मुताबिक साइनोवैक की दूसरी डोज अब 3 हफ्ते की बजाय 6 हफ्ते बाद लगेगी, और इसके साथ साथ ऑस्ट्राजेनेका की किल्लत से बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना है और वो वैक्सीन के लिए धक्के खाने पर मजबूर हैं। आज मुल्तान, इस्लामाबाद समेत कई शहरों में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ जिल्लत आमेज़ रवैया देखने में आया, जिस पर कई शहरों में एहतजाज भी किया गया है। बैरून मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद शहरियों का ये कहना है कि वैक्सीन नहीं मिल रही, हमारे वीज़े ख़त्म हो रहे हैं, जिसके बायस हमारी नौकरियाँ ख़तरे में पड़ गई हैं। वैक्सीन के बगैर किस तरह से वो वापस जाएंगे? ज़ाहिर है ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारा सवाल इसी हवाले से है। अयाज साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। अब ये जो वैक्सीन का बहरान है, अब जो डोजेस का दौरानिया बढ़ा दिया गया, आपके ख्याल में ये मसले का हल है? अच्छा, ये क्लासिक एग्जाम्पल है हमारी जो बद इंतज़ामी और बदनज़मी होती है इस मुल्क में। आपने एक के बाद दूसरी वो करते रहे कि जी हाँ लगा दें जी, अब 70 साल की, अब 60 साल की, अब 50, अब 40, और वॉक इन हो गई। आपको याद है अभी मेरे ख्याल 4 दिन पहले बरतानिया ने शुरू किया है 18+ की, और हम कब से शुरू कर चुके हैं? बरतानिया, अमेरिका जब कुछ इस तरह का काम करने जा रहे होते हैं तो वो सेल्फ सफिशिएंट है, उनके पास इतनी वैक्सीन पड़ी होती है कि वो काम कर। हमने वैक्सीन नहीं मंगवाई और एक के बाद दूसरा बढ़ाते गए कि जी वो शायद वो नंबर बन रहे थे कि ठीक है जी 18+ को भी लगवा दो, फलां को भी लगवा दो। भाई पहले होमवर्क तो कर लो, कितनी वैक्सीन पड़ी हुई है इनका। अच्छा, फिर हुआ शुरू में इतना रिस्पांस भी नहीं दिया, लोगों ने नहीं जा रहे थे तो इनको लगा था कि शायद लोगों ने लगवानी नहीं, इसलिए खोलते जाओ। तो इतने बड़े बड़े इदारों में बैठ के जो लोग फैसले कर रहे होते हैं उनके नताइज ये होते हैं, और आज ये भुगत रहे हैं। और स्पेशली उन लोगों का क्या कसूर है जिन्होंने बाहर जाना है? या तो हमने कई दफ़ा शुरू में भी कहा कि आप चीनी वैक्सीन को करा लें, अप्रूव करा लेंगे जी, हमारे आ जाएंगे मुसाफिर। वो नहीं करा सके तो एस्ट्राजेनेका आपको रखनी चाहिए थी, अब नहीं रखी और वो भुगत रहे हैं, और आपको और हमें भुगतना पड़ेगा। इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, ये कोई अनाउंस कर देंगे कि जी वो आ जाएगी, लगा देंगे, बस इतनी सी बात है। बिल्कुल सही बात है। ब्रिगेडियर साहब,
देखें, ये एक बहुत ही मिसमैनेजमेंट है, इस पर कोई डाउट नहीं है। और ख़ास तौर पे हमारे जो सेहत के एडवाइज़र हैं और उसको सेक्रेटरी जो भी हेल्थ हैं, और ये दे आर टू इंश्योर कि इसकी कंटिन्यूटी और सप्लाई जो है वो ज़रूर है। और फिर हमें प्रायोरिटी ये करनी चाहिए थी कि सबसे पहले वो स्टूडेंट्स जो इस साल बाद डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में जाने, उनके लिए पहला कौन सी उनके लिए फिक्स कंडीशन रखी हुई यूनिवर्सिटी में वो उनको लगानी चाहिए थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो भी आ रहे हैं और उन्हें जब जाना है वो उतनी हर हालत में होनी चाहिए थी। नंबर 3 है कि हमें शहरों में ज़्यादा इसको जोर देना चाहिए था, क्योंकि गांव के हम दिनों के ओपन एयर है तो वहाँ इतने ज़्यादा केसेस भी नहीं हैं। तो गांव के लोग भी जो शहर में आए हैं, जो शहर के लोग हैं, पहले उनको हम वैक्सीनेट करते और उसके बाद जाते और सेंटली इंश्योर करते कि सप्लाई चेन जो है हमारी बरकरार रहती है। तो ये आई थिंक इसके ऊपर समबडी हैज़ टू बी अकाउंटेबल। ये अवाम को इस तरह एक जब अवेयरनेस आ गई, पहले अवाम को समझ नहीं थी, अब उनको समझ आ गई तो इनके बाद वैक्सीन खत्म हो गई एंड पीपल आर नॉट मोटिवेटेड। इसलिए ये सोचने का वक्त है, बट मुझे यकीन है कि इसका कोई ना कोई गवर्नमेंट हाल निकाल लेगी। ठीक है। और इसका मेडिकल साइंस में अलाउड भी है कि कुछ अगर 4 से 6 हफ्ते भी गुजर जाए तो दोबारा नेक्स्ट डोज लग सकता है। ये डॉक्टर्स को बात मालूम है, उसके हिसाब से डिसाइड करें। सही जी। फैसल साहब, देखिए बेसिकली तो ये एक साइंसी फेलियर ही हुआ। जब हम पहले इनको समझा रहे थे भाई कि जो अभी रजाकाराना तौर पे लगा रहे हैं तो उनको आप लगाने दें, अभी आप डंडे का इस्तेमाल नहीं करें, लेकिन आपने बोला हम शनाख्ती कार्ड बंद कर देंगे, सिम बंद कर देंगे, पासपोर्ट बंद कर देंगे, अकाउंट बंद कर देंगे, लोगों को आपने इतना खौफजदा कर दिया और उसके बाद ये जो है सूरत हाल हुई। अब एक साइंसी बात ये समझ लें कि ये जो पहली खुराक होती है ना, ये मुकम्मल तौर पे इंडिपेंडेंट होती है। पहली खुराक जो है वो इंसान को जो है मुकम्मल तौर पे जो है वो महफूज बना देती है। दूसरी खुराक जो है वो आपकी ताकत को, कुव्वत मदाफियत को इजाफे के लिए है, लेकिन जिसको पहली खुराक लग गई है वो अपने आप को जो है महफूज जोन में और सेफ जोन में जो है वो समझ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, ये जो एक तासुर पैदा हो रहा है जिसने एक वैक्सीन लगा ली और दूसरी कंपनी की वैक्सीन नहीं लगा सकता, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप एक क्या 3 कंपनियों की वैक्सीन लगा सकते हैं, उससे आपकी बॉडी के ऊपर जो है कोई भी जो है वो नेगेटिव असरात जो है नहीं आएंगे, क्योंकि भाई ये वैक्सीन है, ये केमिकल नहीं है जो गोलियों की शक्ल में जाके आपको कोई जो है वो नुकसान पहुंचेगा। यानी जिसने अभी चाइनीज वैक्सीन लगा ली है और उसको जिस मुल्क में जाना है वहां की रिक्वायरमेंट दूसरी वैक्सीन है तो बिला खौफ व खतर लगा सकता है। तीसरी बात और जो बहुत अहम तरीन बात है, इस वक्त अफ्रीका के अंदर जो है WHO ने एक टेक्निकल सेंटर कायम किया है। उस टेक्निकल सेंटर की इस वक्त जिम्मेदारी दी गई है कि वो पूरी दुनिया में कोरोना वैक्सीन की टेक्नोलॉजी को जो है मुंतकिल करे। वहां से जो है टेक्नोलॉजी की मुंतकली का अमल जो है शुरू हो गया है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि इस अपॉर्चुनिटी से फायदा उठाए और वहां पे उन अफराद को जो इस साइंस को समझते हो, जो वैक्सीन की साइंस को समझते हो और जो वायरोलॉजी की साइंस को समझते हो, वहां उन लोगों को भेजे ताकि वो वहां से इस टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ला सके। लेकिन इस भेजने के अमल में इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो किसी रिश्तेदारों का या मनपसंद अफराद को नवाजने के लिए कोई प्लेजर ट्रिप जो है डिजाइन ना किया जाए कि जो लोग जाए एंजॉय करके आ जाए। जो इस साइंस को समझते हैं उन लोगों को जो है वहां फौरी तौर पर भेजा जाए। सही जी। आमिर साहब, देखें, ये बदकिस्मती है कि एक अच्छा काम थोड़ी सी मिसमैनेजमेंट से बुरा फील हो रहा है। नंबर 1, हमारे इदारे यानी NCOC, जहाँ पे अवामी आदमी कोई नहीं है सिवाय एक जिनको सरबराही दी गई है असद उमर के, जो हमारे साथ राब्ते में भी रहते हैं मीडिया के साथ। वहाँ डॉक्टर फैसल सुल्तान बैठे हैं। हराम हो जो किसी से इंटरेक्शन हो, चंद मखसूस प्रोग्राम्स में बुक होके जाते हैं, सवालात पहले ले लेते हैं और बात करके गायब। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये लोग नहीं करते कि इनको आम जर्नलिस्ट सवाल करे और आम लोगों की बात बताए। अब AstraZeneca की देख लें कि वहाँ पे वो नौजवानों को लग रही है UK में, और वो 90 दिन का पहले दिन से गैप दे रहे हैं, चाहे वो बड़े थे या छोटे थे। कनाडा में देख लें, उन्होंने 90+ से शुरू किया और अभी वहाँ 40+ पे लग रही है कि उनकी अवेलेबिलिटी का अमेरिका के साथ इशू था, वो आ जाएगी, वो लगाएंगे। हमारे यहाँ बिल्कुल अवेयरनेस ना थी। गवर्नमेंट ने पहले मरहले में बिल्कुल ठीक किया कि जी ठीक है, जो आ रहे हैं लगाई जाएं। बीच में जो ये 4-5 दिन का गैप आया, इससे एक मसला आया। फाइज़र आई थी और वो लोगों को इन्होंने लगानी थी, लेकिन वो कोवैक्स प्रोग्राम WHO के जिसके तहत आई थी, उन्होंने कह दिया कि सिर्फ जो क्रॉनिक डिजीज़ हैं वो उनको लगेगी। 1 लाख डोज आई 50,000 लोगों के लिए। वो हम इस्लामाबाद की हद तक गारंटी से कह सकते हैं कि वो पूरा सर्टिफिकेशन चेक करके WHO के रैप के सामने फाइज़र दी जा रही है, चाहे अमीर है या कोई गरीब है, उसकी बीमारी के मुताबिक लग रही है।
अब एस्ट्राजेनेका को चूंकि पहले इन्होंने कह दिया कि जी ये सिर्फ 40+ को लगेगी, लोगों से डर के कि वो जो कोई 5-6 ब्लड काउंट्स का रिजल्ट ऐसा आया था कि जिससे लोग डर गए थे, जबकि मिलियंस ने यूके में भी लगाई है, पहले यूरोप में लगाई, फिर यूरोप का आपस का और बरतानिया का जो प्रोपेगेंडा मशीन आपस की लड़ाई शुरू हुई उसने एस्ट्राजेनेका को थोड़ा सा बैकफुट पे किया। लेकिन अब हमारी हुकूमत ने 1-1.5 महीना रोक के उसके बाद कहा कि नहीं, इसको 18 और 18+ अपना सर्टिफिकेट दें कि जी हम मर्जी से लगवा रहे हैं और वो लगवाई जाए। होना ये चाहिए था सिर्फ कि जब आप फाइजर नहीं लगवा सके थे बाहर जाने वाले स्टूडेंट्स को और रोजगार कमाने वालों को, क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी आ गए और पुराने जो छुट्टियों पे आए थे या क्लासें बंद होने थे, ये आप सबको उनके लिए एक्सक्लूसिव रख लेते तो आज ये झगड़े ना होते। अब भी गवर्नमेंट को फौरी तौर पे डिप्लोमेटिकली बात करनी चाहिए। जहां वो बोरिस जॉनसन से बात करते हैं कि जी नवाज शरीफ का किस्सा रखोगे तो आता हूं या नहीं आता हूं, वहां एस्ट्राजेनेका पे बात करें, अमेरिका में पेंटागन के जरिए रब्ता कर लें, फाइजर मंगवा लें, क्योंकि हमारे अफराद जो रोजगार पे हैं और इंटरनेशनली हैं और वो बेरोजगार हो गए, तो ये सारी जो अकाइयाँ दिखाइयाँ दिखा रहे हैं ना रोजाना कि ओवरसीज पाकिस्तानी इतने $बिलियन भेज रहे हैं, ये सब हवा में उड़ जाएंगे। ठीक है, सीरियसली लें और एफर्ट्स करें। सही जी इलियास साहब। देखिए जी, इनको प्लानिंग करनी चाहिए थी। जब डोज लग रही थी ख़ासतौर पर पंजाब में इधर लगाई जा रही थी, तो इनको प्लान करना चाहिए था कि इतनी एज के लोगों को लेके आ रहे हैं तो इनके पास स्टॉक्स मौजूद हैं कि नहीं। इन्होंने टारगेट पहले सेट कर लिए, स्टॉक्स नहीं मंगवाए और उसकी वजह से देख लें मिसमैनेजमेंट हुई, लोगों को धक्के खाने पड़े और जो भी इधर जो अमन मान की सूरत हाल ख़राब हुई। आप देख लें एक्सपो सेंटर में लोगों ने शीशे तोड़ दिए, लाइनें बना के SOPs की धज्जियाँ उखेड़ दी। लेकिन ये सारी मिसमैनेजमेंट किस तरह हुई? क्योंकि इन्होंने डोज ही नहीं मंगवाई थी, ना इन्होंने किया। जो भी आए लोग, जो अब जिन्होंने बाहर जाना था वो लोग आके धक्के खा रहे होते हैं, सुबह रात भर लोगों की लाइनें लगी होती हैं। तो इसके लिए पहले ही इनको करना चाहिए था कि अगर 18 साल के लोगों को करना था तो पहले देख लेते कि कितने इनके पास डोज है नहीं है। अब इन्होंने जो अपने तरीकाकार तय कर दिया जी, तमाम अदारों को कह दिया कि सैलरीज वगैरह रोक ली जाएंगी, इनको टारगेट दे दिया कि अगर नहीं करते तो इस महीने नहीं मिलेंगे। अब तो लोगों का हजूम लग गया, लोगों को पहले शऊर दिया कि इस तरह करने के लिए, तो इसका डंडे का इस्तेमाल इस तरह नहीं करना चाहिए था। तो पहले इनको तरीकाकार अपना बनाना चाहिए था। 667 पंजाब में बना लिए सेंटर्स वगैरह, अब वो सारे सेंटर्स वैसे ही बैठे हुए हैं खाली। अब देख लें पंजाब भर में कहीं नहीं, सिर्फ लाहौर में इधर ड्राइव थ्रू खोल लिए सारे। ये मिसमैनेजमेंट का कौन जिम्मेदार है? सिर्फ इन्होंने ऐसा किया कि अपने एम्बुलेंस के ज़रिए घरों में लगवाना शुरू कर दी। वो था बुजुर्ग लोगों के लिए, लेकिन यहाँ प्रोटोकॉल चलना शुरू हो गया। प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पंजाब में देख लें कितनी यानी कि जो वैक्सीन है वो किधर गई हैं, उसके बारे में इंक्वायरी आई, इंक्वायरी सब ठप पड़ गई और कुछ नहीं हुआ अभी तक। और लोग वैसे अब धक्के खा रहे हैं और बड़ी मुश्किल से डोज जो भी लग रही है, जो मिलती है उसके साथ लगा रहे हैं। हालांकि इनके पास था कि ये इंतज़ार में थे कि डोनेशन आए, डोनेशन के ज़रिए वो उसके ज़रिए पूरे करें। हालांकि इनको अपने लिए मंगवानी चाहिए थी ताकि लोगों को पूरी बरवकत उनको डोज लगती। लेकिन इस वक्त देख लें कि कितने 4.5 लाख का था कि रोज़ाना का पंजाब में लगेगी वैक्सीन, अब तो 2 लाख नहीं 1.5 लाख भी नहीं लग रही। बिल्कुल जी, आपकी बात सही है। मिस मैनेजमेंट है, एक अच्छा काम है वैक्सीन लगवाना और कोरोना वबा से लड़ने का एक तरीका जो फ़िलहाल वैक्सीन ही बताया जा रहा है, और उसमें भी अब ये ताख़ीर और इसका जो वक्फ़ा है वो बढ़ा दिया गया है। बहुत सारे सवालात जन्म ले चुके हैं। ज़ाहिर है ये मैनेजमेंट को बेहतर करना चाहिए। राय आप जान चुके हैं एक्सपर्ट्स की। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल आज हमारा है, कराची में तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन, मुतासरीन की कौन सुनेगा? राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कराची के सबसे अहम मसले की बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी है। शहरी इंतज़ामिया की जानिब से अलादीन पार्क में कायम दुकानें और पवेलियन एंड क्लब गिराया जा रहा है। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कराची की कसीरुल मंजिला इमारत नस्ला टावर को गैर कानूनी करार देते हुए गिराने का हुक्म दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बिल्डर्स फ्लैट्स और दुकानों के अलॉटीज़ को असल रकम 3 माह में वापस करें और रकम की अदायगी की ताख़ीर की सूरत में अलॉटीज़ माकअप का दावा कर सकते हैं और बिल्डर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी हक रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बिल्डर्स और मालकान ने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। मुतासरीन की जानिब से एहतजाज का सिलसिला भी जारी है। एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का ये मौक़िफ़ है कि नस्ला टावर की तामीर से पहले
तमाम कानूनी तकाजे पूरे किए गए और इसके तमाम शवाहिद भी उनके पास मौजूद हैं। मुतासरीन ने सुप्रीम कोर्ट को अपने फैसले पर नज़रसानी करने की अपील करते हुए नस्ला टावर को रेगुलराइज करने की दरख्वास्त कर दी है। इसी हवाले से हमारा सवाल होगा कि कराची में तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन मुतासरीन की कौन सुनेगा। लेकिन इस सेगमेंट में हमें खुसूसी तौर पर ज्वाइन किया है एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आबाद के साबिक चेयरमैन हैं मोहसिन शेखानी साहब। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी मोहसिन शेखानी साहब। सबसे पहले मैं आपसे ही आगाज़ करना चाहूँगी। अब इस सारे बहुत शुक्रिया जी थैंक यू। इस सारे मामले का हल क्या है आपके ख्याल में? अब नस्ला टावर को गैर कानूनी करार दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आपका इसमें क्या मौक़िफ़ है? आप क्या समझते हैं कि इस मामले को किस तरह से या हल किया भी जा सकता है या नहीं? देखिए, क्यों हल नहीं किया जा सकता जब इतने सारे इश्यूज जो इस्लामाबाद में कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे जो बिल्डिंग थी उसको हमने रेगुलाइज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने बनी गाला को रेगुलाइज किया है, फार्म हाउसेस को रेगुलाइज किया है। अगर इसमें भी कोई ऐसी चीज़ है तो रेगुलाइजेशन तो हो सकती है पूरे पाकिस्तान में, जब दूसरे सूबों में हो सकती है तो इसमें भी हो सकती है। बेसिकली अभी तो ये हमें लग रहा है कि अगर हमने सारा प्रोजेक्ट अप्रूवल करवाया डिफरेंट महकमों से और उसके बाद भी अगर ये महकमों की एनओसीओ के बाद भी अगर कोई चीज़ इंक्रोचमेंट हो जाती है तो फिर हर किसी का घर, हर किसी की लीज इंक्रोचमेंट है, फिर तो टाइटल की वैल्यू ही नहीं है। हमने जो प्रोसेस अडॉप्ट किया, जो किताब में लिखा हुआ है, उन सबको अडॉप्ट किया। अगर सारी चीज़ें अडॉप्ट करने के बाद भी अगर प्रोजेक्ट इज इलीगल या प्रोजेक्ट में कोई प्रॉब्लम है तो फिर हम किसके पास जाएंगे? बेसिकली हमारा काम जो पब्लिक का एतमाद है बिल्डिंग बनाना, वो ख़त्म हो जाएगा। हमें तो कहीं ना कहीं आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट के पास जाएं, वो अप्रूवल दे दे। आप बताएं कि कोई अक़वाम मुत्तहिदा में चले जाए, वहाँ से अप्रूवल ले आए। मतलब क्या अगर इस बुक की वैल्यू नहीं है तो फिर किस चीज़ की वैल्यू है? हमें तो खुद अपने जैसे आप कह रहे हैं कि ये सारा प्रोसीजर बड़ा लीगल तरीके से हुआ, डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, लेकिन जाहिर है जब जिसको हम गैर कानूनी तामीरात कहते हैं, चाइना कटिंग है, पार्क्स की जगह पर रोड्स बना देना, बिल्डिंग्स तामीर कर देना, रोड्स की जगह पर बिल्डिंग्स दुकानें बना देना, आपके ख्याल में अब जाहिर है फैसला तो उसके मुताबिक ही आएगा ना? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया है कि जाहिर है जब आप गैर कानूनी तामीरात करेंगे तो उस पर एक्शन होगा। मोहसिन शेखानी साहब, आप समझते क्या हैं कि इसका जिम्मेदार कौन है इस सिचुएशन तक लेकर आने का? अब आप किससे अपील करेंगे, किससे सवाल उठाएंगे और ऐसा ना हो आगे फ्यूचर में, उसके लिए क्या इकदाम उठाने चाहिए? जी मोहसिन साहब। जी मैं कह रहा हूं कि अगर ये इसमें कोई ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू हमें नज़र नहीं आ रहा। हम इस फील्ड में लास्ट 40 साल से काम कर रहे हैं, 30 ईयर्स मुझे खुद हो गए और ये फैमिली बिजनेस है, हम इस कारोबार में है। मुझे खुद ये पता नहीं चल रहा कि इसमें जैसे आपने कहा ना कि इलीगल हो गया, गैर कानूनी हो गया, मुझे तो अभी तक ये समझ नहीं आ रही इसमें इलीगल या गैर कानूनी नहीं है, इसीलिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। अगर ये इलीगल या गैर कानूनी होता तो हम इस तरीके से ना बैठे होते, पूरे मीडिया के सामने, पूरे मशीनरीज के सामने, पूरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सामने बैठे हुए हैं। अगर इलीगल चीज़ होती तो हम यहाँ ऐसे बात आपसे नहीं कर रहे होते। ये कोई चाइना कटिंग नहीं है, ये शाराए फैसल का प्लॉट है। ये 1953 में अलॉट हुआ है और 1953 में ये बंगला था, फिर एक पॉलिसी आई जो 280 फीट का रोड था, ये 240 फीट का रोड हो गया 1972 में। और 1972 के बाद इन्होंने तो हमारे जो बिल्डर है 2007 में खरीदा और फिर इसके सारे ड्यू प्रोसेस कराने के बाद आज ये बिल्डिंग बने हुए 4 साल हो गए। उसके बाद अचानक ये आता है कि ये बिल्डिंग इलीगल है, लोग रह रहे हैं। अब लोगों को कैसे फेस करेंगे हम लोग? हमारा तो कारोबार ही खत्म हो जाएगा। हम आपके टीवी में और इतने इश्तिहार सब जगह पूरे मीडिया में इश्तिहार देख के हमने ये प्रोजेक्ट बुक करते हैं, उसके बाद अगर ये बनने के बाद अगर ये सिचुएशन होगी तो हमारी सर्वाइवल ही नहीं है, हम कहाँ खड़े रहेंगे? तो मोहसिन शेखानी साहब, अब नज़रसानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नज़रसानी की अपील का दायर का फैसला जो है वो अब कब तक आप अपील दायर कर रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल, हमारे लॉयर अपील भी दायर कर रहे हैं और लार्जर बेंच के लिए भी कह रहे हैं। देखिए, हमारे अपने केस 20 साल हो गए, मेरे अपने केस डिसाइड हाई कोर्ट से नहीं हुए। अगर 3 महीने में बगैर एविडेंस के जो जिन्होंने ज़मीन दी उनको बुलाया ही नहीं। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को अगर आप बुलाएंगे तो पता चलेगा लैंड कहाँ से आई है, सिंधी मुस्लिम बताएगा उसको ज़मीन कहाँ से मिली है। लेकिन अगर ड्यू कोर्स प्रोसेस नहीं होगा और इतने शॉर्ट अरसे में हम ये कह देंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए, मतलब एक सवालिया निशान हो जाएगा। हम चीफ साहब से बड़े एहतराम से, बड़े रिस्पेक्ट से कि खुदारा ये देखें
सर इसको कोई लार्जर बेंच बनाए, इसको टाइम दें, लोगों को बुलाएं, इनकी सुनी जाए। क्यों नहीं सुनी जाएगी? सुनना चाहिए ना, ये तो राइट है, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान कहता है कि मेरा राइट है, मुझे सुना जाए, मुझे पूरी हेयरिंग दी जाए। हम तो कोर्टों से हमेशा रिलीफ लेने जाते थे। कोर्ट हमेशा, अगर कोई ब्यूरोक्रेसी या कोई गवर्नमेंट हम पे कोई ऐसी चीज करती थी तो कोर्ट हमें सपोर्ट करते थे। आज सिचुएशन डिफरेंट है। हो सकता है गलत चीजें हुई हैं, हम नहीं मना करते, गलत चीजों में हम किसी को भी सपोर्ट नहीं करेंगे। अगर कोई पार्क होता, कोई ऐसी जगह होती, कोई नाला होता, कोई एमिनिटी प्लॉट होता, हम कैसे खड़े रह सकते थे? हम तो शमेन शाराय फैसल पे, शाराय कायदीन के कॉर्नर पे बैठे हुए हैं। यहाँ तो 3-4 साल में मैं तो समझता हूँ कि कोई ऐसा आदमी नहीं होगा जो ना गुजरा हो इस रोड से। तो ये तो 4 साल लगते हैं बिल्डिंग बनने में। तो खुदारा इन सब चीजों को देखने की जरूरत है ना। अगर हम नहीं देखेंगे तो ये तो मतलब किराए बढ़ती जाएगी और इन्वेस्टमेंट भी नहीं होगी। सब स्टेक होल्डर्स इसमें आते हैं ना। देखें, आप सब स्टेक होल्डर्स इसमें आते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट भी जाहिर है, कहीं ना कहीं मुतलका गवर्नमेंट भी इसकी जिम्मेदार है। जैसे आप कह भी रहे हैं कि मुतलका सरकारी इदारों से मंजूरी ली गई है, फिर इस सारी कार्रवाई में ये सरकारी इदारे कैसे बच गए? नहीं, दूसरा एक मैं इसमें थोड़ा ऐड करना चाह रहा हूँ मोहसिन शेखानी साहब कि ये आप किसकी गलती समझते हैं कि चलें सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला कर दिया, आप समझते हैं मुतासरा फरीक को सुना ही नहीं गया, तो क्या ये फिर सिंध गवर्नमेंट जिम्मेदार है कि वहाँ केस ठीक प्लीड ही नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के सामने, हकायक बताए नहीं गए कि ये तो कानूनी जगह थी, गैर कानूनी कैसे करार दे दिया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से? मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट के जितने इदारे हैं उनको खड़ा होना चाहिए, सिंधी मुस्लिम कोऑपरेटिव सोसाइटी को खड़ा होना चाहिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को खड़ा होना चाहिए, मास्टर प्लान को, ये इदारों को खड़ा होना चाहिए। इदारे तो भागते हैं इन चीज़ों से, उन पे करप्शन की चीज़ें और उन पे उनको कहा जाता है कि भागो, मतलब वो तो गलत ही है। मतलब जिस तरह उनकी हालात है तो वहाँ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं। जब कमिश्नर अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, जब डिप्टी कमिश्नर अपनी रिपोर्ट बना के देंगे, मुख्तियार कर देंगे, तो हमें भी बताना तो पड़ेगा कि हाँ यार ये रिपोर्ट कहाँ से आई, कैसे हुआ। अचानक पहले इस प्रोजेक्ट पे नाले का इशू था, हमने कहा अगर नाले पे है तो हम बिल्कुल भी नहीं कर सकते, नाले पे है तो बिल्कुल तोड़ दे, हमें बिल्कुल एतराज नहीं है। अगर गलत बनाई है तो हम आबाद कैसे सपोर्ट करेगा? जब इश्यूज कैलकुलेशन हुए, सब सर्वे हुआ, तो पता चला नाले पे ये बिल्डिंग नहीं है। फिर इसके टाइटल के इश्यूज आए, और टाइटल के इश्यूज आए कि ये 1953 में ये कंडीशन थी, 1972 में फिर एक कंडीशन चेंज हुई, और 2007 में एक कंडीशन चेंज हुई। तो ये इस तरीके से चीजें। अब 1953 में क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं मैं? 1953 में जा नहीं सकता, मैं पैदा ही नहीं हुआ, तो मैं कहाँ से जाऊं? अच्छा, फैसल साहब भी हमारे साथ हैं, मोहसिन शेखानी साहब ब्यूरो चीफ हैं कराची के। फैसल साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे मोहसिन शेखानी साहब से? नहीं, मैं पूछना तो नहीं चाहूंगा, मैं आपकी बात पे कुछ कहना जरूर चाहूंगा। जी जी बिल्कुल। आप कह रही थी ना कि हुकूमत कहाँ है, सूबाई हुकूमत कहाँ है? तो जो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले आ रहे हैं उसके साथ जो कराची के शहरियों का उस पर जो सलूक हो रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे जो है वो एतराज़ नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले होंगे वो कानून के दायरे में रहते हुए किए जा रहे होंगे, फैसलों में हमें कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन इस सब सूरत हाल को सबसे ज़्यादा अगर कोई इंजॉय कर रहा है तो पीपल्स पार्टी की सूबाई गवर्नमेंट सूरत हाल को जो है वो इंजॉय कर रही है। वो बिल्कुल एक, अगर हम कह रहे हैं, खास मनसूबाबंदी के तहत, खास मेंटेलिटी के तहत जो है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इंजॉय कर रही है। मोहसिन शेखानी साहब की बहुत सारी मजबूरियां होंगी, कभी ये बात नहीं करेंगे, लेकिन मैं इनकी तरफ से समझ ले मैं ही बोल रहा हूँ। तो वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो है वो इंजॉय कर रही है। अच्छा, कीमत कौन अदा कर रहा है? कीमत अदा कर रहा है शहर का एक आम शहरी, एंड यूजर। जिस आदमी ने वहाँ बिल्डिंग बुक करवाई, उसने सारी जो है वो एनओसीया देखी, वो सेल एनओसी देखी। जब अखबार में इश्तिहार छपता है तो लिखा होता है कि एसबीसीए से अप्रूव शुदा। तो आप ये बताएं कि कहीं हमें इस पूरे मामले में कहीं ये नजर आता है कि ये फाइल जो है मास्टर प्लान में भी गई होगी, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट में भी गई होगी, ये एसबीसीए में भी गई होगी, इसके अलावा मुख्तलिफ यूटिलिटीज के इदारों में गई होगी। किसी अफसर के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्यों नहीं हुई कार्रवाई? कौन करेगा कार्रवाई? करनी चाहिए ना पीपल्स पार्टी को कार्रवाई। जो लोगों के पैसे यहाँ डूब रहे हैं, इन्हीं अफसरों से वसूल करके जो है वो सवाल करते हैं आर्टिस्ट को दिए जाए ना। आज एसबीसीए के हर अफसर का जो है वो कनाडा में जो है वो बंगला और फार्म हाउस है। कहाँ से आ गए? इस शहर के लूटे हुए पैसों से आ गए। अलादीन की आपने बात की, अलादीन में लोग 20 साल 25 साल से वहाँ कारोबार कर रहे हैं, आज उनको अचानक मालूम चलता है वो जो कारोबार कर रहे थे। अच्छा फैसल, आप कार्रवाई की बात करें कि जाहिर कार्रवाई कौन करेगा और क्या हुकूमत, सूबाई हुकूमत, सिंध हुकूमत कार्रवाई करेगी? मोहसिन शेखानी साहब, आप जिस तरह आपने बताया कि बाकायदा इसकी मंजूरी ली गई, मैं आपसे पहले भी ये सवाल कर चुकी हूँ कि
ये जो बाकायदा मंजूरी के बाद जिन इदारों ने, सरकारी इदारों ने इसकी कार्रवाई की मंजूरी दी, आप उनके खिलाफ आप समझते हैं कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? और मेरा दूसरा सवाल साथ ही है, आपका एक्शन क्या होगा? एक तो आपने कह दिया अपील दायर करेंगे, इसके अलावा आप क्या करेंगे और क्या क्या कार्रवाई करने का इरादा रखते हैं? देखिए, कार्रवाई करने के लिए तो सुप्रीम कोर्ट आई है, मतलब वो बिल्डिंग तोड़ने का ऑर्डर कर सकती है, तो वो उन लोगों को भी पकड़ सकती है जिन्होंने कोई भी गलत काम किया, मुझ समेत। अगर मैंने गलत काम किया तो मुझे भी पकड़ सकती है, और जितने इदारे हैं वो भी उसके मातहत है। मैं पकड़ने जाऊंगा अब इदारों को, मैं जाऊंगा लोगों के पीछे। मेरी बिल्डिंग, लोगों के, मेरे मेंबर्स की बिल्डिंग टूट रही है तो हम कैसे जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है? उसको सबको सुनना चाहिए, उन लोगों को पुतलाना चाहिए। आप अपील में जाएं, जिन इदारों की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ जाहिर है आपके पास सबूत होंगे तो आप बात कर रहे हैं, तो आप सबूत दें, जाहिर है फिर फैसले उसके मुताबिक ही होते हैं, फैसलों के को देखकर सबूतों को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में यही हमारा कहना है कि हमने सारे डॉक्यूमेंट लगाए हैं, हमने जहाँ से ज़मीन ली है सिंधी मुस्लिम सोसाइटी से उनके डॉक्यूमेंट लगाए हैं। ये बंगला 1953 से बना हुआ है, और उसके बाद तो हम तो सारे सबूत दे रहे हैं, तो इदारों को, सुप्रीम कोर्ट को भी देखना है उन इदारों के खिलाफ एक्शन करने के लिए। हम रिव्यू में जा रहे हैं, और रिव्यू में जाना हमारा राइट है, और इंशाल्लाह हम लार्जर बेंच के लिए भी कह रहे हैं, हमारे लॉयर, कि इसका लार्जर बेंच बनना चाहिए ताकि ज़्यादा जजेस हों। बहुत सारे फैसले लार्जर बेंच ने किए हैं, तो ये क्यों ना हो? और क्यों कुछ कहीं जगह पे रेगुलाइज हो जाता है थर्ड पार्टी इंटरेस्ट पे, और यहाँ पे इन लोगों के साथ रेगुलाइजेशन नहीं हो रहा। मतलब ये चीजें, बड़ा फर्क नजर आ रही है चीजें, तो हम उसको, मतलब वो फैसले भी तो सुप्रीम कोर्ट के हैं, ये है, तो हम तो दोनों को कह के रहे हैं कि कराची के साथ अगर इस तरीके से होगा तो कारोबार करना मुश्किल हो जाएगा, लोगों को एतमाद ही नहीं होगा। आप जिस घर में रह रही हैं, पता नहीं वो भी सही है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? जी अयाज साहब, लास्ट कमेंट में चाहूँगी। अब ये मुतासरीन, जाहिर है सबसे बड़े तो उनकी दुहाई सुननी चाहिए जिन्होंने अपनी सालों की जो कमाई है वो उस पर लगाई, ख़रीदा, अपनी प्रॉपर्टी बनाई। अब उनकी कौन सुनेगा? अब यही मसला है ना कि एक वाकई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गैर कानूनी, स्टिल उसका जिम्मेदार भी वो खरीदने वाला नहीं होता। ठीक है जी, माजरत के साथ वक्त मेरे पास ख़त्म हो गया। बहुत शुक्रिया मोहसिन शेखानी साहब आपके वक्त के लिए। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।